हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे और आप प्रिपरेशन जैसे विंटर वेकेशन आ रहे हैं तो भाई सब अपने विंटर वेकेशन को एंजॉय करने लग रहे हैं, ठीक है ना। तो एंजॉय करने के साथ साथ बेटा आपकी जो स्टडी है उसमें लैप नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम भी हार्ड वर्क करके आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो उस वीडियो को वॉच कीजिए और कंसेप्ट को समझिए। सो हम बेटा स्टार्ट कर रहे थे हमारा कार्बन कंपाउंड, और कार्बन कंपाउंड का हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, और पार्ट 2 में भाई आपको दिख ही रहा होगा, तो एक बार साइड हो जाता हूं, ठीक है। हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारे पास एलोट्रोप। सो एलोट्रोप्स होता क्या है भाई, ठीक है। सो एलोट्रोप की अगर हम बात करेंगे तो पहले एक डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको, एलोट्रोप होते क्या है। एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक फैमिली है, ठीक है, उसमें एक पेरेंट है। उन पेरेंट की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, मतलब उनके चिल्ड्रंस, ठीक है, लाइक वन गर्ल है एंड वन बॉय है, ठीक है, वन गर्ल एंड वन बॉय। अब वन गर्ल और वन बॉय ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ठीक है। ये इनकी जो प्रीवियस जनरेशन थी वो तो सेम थी, ठीक है, बट इनके पास क्या है, ये स्टार्ट तो कहां से हो रहे हैं, यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। बट क्या है, इनके बीच में कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। लाइक हम बॉय की बात करते हैं, सो जेनेटिकली दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करते हैं इनके, वो भी डिफरेंट होगा, राइट। सो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो कार्बन कंपाउंड में एलोट्रोप के बारे में, सो एलोट्रोप क्या होगा कार्बन कंपाउंड में। सो बेटा एलोट्रोप की अगर बात करते हैं, सो कार्बन कंपाउंड मैं बार बार बोल रहा हूं, सो यानी कार्बन कंपाउंड ही होगा, ठीक है। बट इसके पास क्या होगा, इस कार्बन कंपाउंड की क्या होगा भाई, ये मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। चलिए भाई देखते हैं डेफिनेशन क्या बनती है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं भाई, एलोट्रोप्स आर द कार्बन कंपाउंड which exist in more than one form, मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनमें कुछ डिफरेंस तो होगा, यस। मोर देन वन फॉर्म which have same chemical property but डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। भाई उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब क्या होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम, ठीक है, प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। चलिए भाई अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, भाई फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है भाई, उनका अपीयरेंस हो सकता है, वो किस स्टेट में है, ठीक है। अब उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इनकी भाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, कंडक्टिविटी तो चलो उसके केमिकल नेचर पे आता है, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि जो एलोट्रोप्स होते हैं कितने टाइप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो भाई जो एलोट्रोप्स होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है भाई, हमारी फर्स्ट है हमारी क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स एंड सेकेंड वन इज द अमorphous एलोट्रोप्स। अब आप सोच रहे होंगे भाई क्रिस्टलाइन एंड अमorphous, इसे अमorphous भी बोल देते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया भाई। वैसे तो आपको पिक्चर से बिल्कुल दिख रहा होगा, यहां पे अमorphous की अगर हम बात कर रहे हैं, इसके एग्जांपल है हमारे पास कोल, कोक, ये भी एक कोयले की ही टाइप है, ठीक है। चारकोल, ये हमारे पास चारकोल आ गया, ठीक है। और अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं भाई, डायमंड है हमारे पास, डायमंड हो गया, फुलरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ये जो भाई हम क्रिस्टलाइन एलोट्रोप की अगर हम बात करते हैं, इनके पास जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा वो एक वेल मैनर में अरेंज्ड होंगे, मींस दीज पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ ट्रू मैनर में होंगे। बट अगर हम बात करते हैं हमारे कौन से एलोट्रोप के बारे में, अमorphous के बारे में, सो भाई इसके पार्टिकल्स दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वेल अरेंज्ड नहीं होंगे, ठीक है। यहां लिख देते हैं भाई वेल अरेंज्ड, समझ गए, ये वेल अरेंज्ड है बट यहां पे वेल अरेंज्ड नहीं है इसके पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो क्रिस्टलाइन हमारे पास एलोट्रोप होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें हम ट्रू सॉलिड बोल देते हैं। ट्रू सॉलिड क्यों है भाई, एक तो इनकी डेंसिटी, अगर इसकी डेंसिटी की बात करते हैं हमारे पास, जैसे डायमंड है, ठीक है, बहुत हाई डेंसिटी होती है, पार्टिकल बहुत ही पास है, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, जो स्पेस होता है वो दूसरे पार्टिकल से फिल होता है, ठीक है।
अगर हम बात कर देते हैं दूसरे अमरफस के बारे में, अगर चारकोल है भाई, चारकोल के अंदर स्पेस होता है, ठीक है, चारकोल के बीच में स्पेस होता है, सो इसको हम बोलेंगे भाई सूडो सॉलिड, सूडो, या हम इसे बोल देते हैं फॉल्स सॉलिड, ठीक है, नकली सॉलिड नकली सॉलिड कुछ नहीं होता, नकली सॉलिड का नाम पड़ा है क्योंकि इसके बीच में स्पेस है, इसके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेल मैनर्ड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि ये कैसा है भाई, सूडो है, नकली है। चलिए अब बात करते हैं भाई, हमारा आगे इसको डिवाइड करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, अभी हमने बात करी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे सिलेबस में है, और सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं डायमंड के बारे में, ठीक है। अब डायमंड, डायमंड सुनते सबसे पहले आपको कौन सी कंट्री याद आती है भाई, ठीक है, पता होना चाहिए भाई कहां से डायमंड आ रहा है। तो अकरेंस भाई, अकरेंस की अगर बात करते हैं हम, हमारे कहां कहां पर हमें मिलता है, सो भाई सबसे पहली कंट्री है भाई साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और कहां मिल सकता है भाई, रशिया, रशिया जहां से आपका राफेल आया है, वेपन्स का देश है, मतलब सबसे ज्यादा जो हाई क्वालिटी के और जितने भी कॉस्टली वेपन्स होते हैं ना, न्यू टेक्नोलॉजी सारे रशिया से आते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यहां पर भी बेटा मिलता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद पहले गलत होगी, कोई बात नहीं, आपको कंट्री ऑस्ट्रेलिया आई आएगा ना इसमें, कोई बात नहीं भाई, चलो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, ये तीन कंट्री ऐसी है भाई जहां पे सबसे ज्यादा डायमंड मिलता है, ठीक है। सिंथेसाइज एट, ये बनते कैसे है भाई डायमंड, आपको पता तो है डायमंड होता क्या है भाई, बहुत सारी जगह आपने देखा है, ज्वेलरीज में बहुत सारे ज्वेलर्स भी आते हैं इसके, ठीक है, जो इसको लॉन्च करते हैं अपनी ज्वेलरीज में, बट लेकिन हमें पता होना चाहिए भाई ये क्या है, कैसे इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो डायग्राम आपको ब्यूटीफुल सा दिख रहा होगा, बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, ठीक है। अब यहां इसके पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई, कैसे ये अरेंज्ड है। ये देखो, ये डायमंड में पार्टिकल्स अरेंज्ड है, ये इसका एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और दूसरा कार्बन फिर ये कैसी शेप में ये एक दूसरे से कनेक्ट हुए पड़े हैं, ठीक है। ये इसके डायमंड का स्ट्रक्चर है, और ये इसका लैटिस स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको कैसे ये हेक्सागोनली कनेक्ट है। देखो ये रहा कनेक्ट है बिल्कुल, ये जो बॉल्स दिख रही है आपको, ये सारे के सारे कार्बन है, ठीक है। चलिए अब आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, ये बहुत ही ज्यादा आसपास है इसके पार्टिकल्स। बट सिंथेसाइज की बात करते हैं, इसका सिंथेसिस कैसे होता है, तो भाई इसको सिंथेसाइज करने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। सो 50 से 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतने प्रेशर पर बनता है। और टेम्परेचर कितना चाहिए होता है भाई, इसका टेम्परेचर चाहिए होता है 1873 केल्विन, इतने टेम्परेचर पर ये सिंथेसाइज होता है भाई, ठीक है, इतने टेम्परेचर पे सिंथेसाइज होता है। किससे सिंथेसाइज होता है भाई, ये कार्बन की ही तो फॉर्म है भाई। सो कार्बन इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में। सो आपने सुना होगा भाई, कोल की जो जितनी माइंस होती है ना, वहां पर आपको डायमंड्स मिल जाते हैं, ठीक है। और एक प्लेनेट का नाम आप कमेंट करेंगे भाई जहां पर डायमंड की रेनिंग होती है, ठीक है, बहुत दूर है भाई पृथ्वी से, अर्थ से जाना बहुत मुश्किल है थोड़ा सा। चलिए भाई, तो 50 से 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कार्बन जो है कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में, ठीक है। अब डायमंड के बारे में भाई कुछ और चीजें यूज देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्राउन बनाया हुआ भाई, शायद आपने ये वाला क्राउन कहीं देखा होगा, ठीक है। इंग्लैंड की क्वीन के बारे में बात करते हैं भाई थोड़ी सी। इंग्लैंड की जो क्वीन है उसको ऑनर किया गया है क्राउन, और उस क्राउन में एक डायमंड लगा हुआ है भाई, ये रहा डायमंड, ठीक है। ये जो डायमंड है भाई, इस डायमंड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि ये डायमंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहां से निकला गया है, ये इंडिया से गया था भाई। अब तो याद कर लीजिए, कुछ बच्चे तो इसी में लड़ाई कर देते हैं, कोहिनूर, कोहिनूर हीरा सुना होगा आपने, कोहिनूर हीरा के बारे में। तो भाई इंडिया से निकला था कोहिनूर, ठीक है, ये कोहिनूर है, ये इंडिया से गया था। और जब ये इंडिया से गया था, मतलब अगर हम डायमंड की बात करें ना, तो डायमंड का जो कैरेट होता है, जैसे गोल्ड का कैरेट होता है 24, ऐसे ही डायमंड का जो कैरेट होता है, डायमंड, ये हमें मिलता है बेटा 200 कैरेट में, ठीक है। जो डायमंड होता है सबसे हाई क्वालिटी का डायमंड होता है। और जो ये कोहिनूर हीरा था, जब डायमंड ये हमारे पास इंडिया में था, तो लगभग ये हमारे पास था 181 या 89 के आसपास कैरेट था 20 का, 181 कर लीजिए, हाँ 181 के आसपास इस कैरेट था, यानी लगभग बहुत ज्यादा प्योरीफाइड और सबसे हाई क्वालिटी का डायमंड माना जाता था ये। लेकिन जब ये कहां गया, जब ये इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड की क्वीन के पास,
भाई मान के चलो आप इंग्लैंड की क्वीन के पास इतना लैंड है, शायद आई थिंक 1/6 या 1/10 ऑफ होल पूरा लैंड जितना भी एरिया है उसका 1/6 या 1/10 पार्ट सिर्फ इंग्लैंड की क्वीन का है। सो हाउ रिच शी इज ना, कितने रिच होंगे वो। सो उनके पास ये डायमंड है, और जब ये डायमंड उनके पास गया, मतलब टाइम के साथ साथ क्या हुआ भाई कि टाइम के साथ साथ उस डायमंड की जो थोड़ी सी क्वालिटी थी वो डाउन हो रही थी, तो उसको शेड कर दिया गया थोड़ा सा, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी जो लस्ट्रसनेस था, जो उसकी शाइनिंग नेचर था, उसको इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा शेड कर दिया गया। ठीक है, अब वो शेड करके लगभग आपका कितना बना था, ये हमारे पास ये प्योर सबसे हाई क्वालिटी का था, ये शेड होकर लगभग हमारे पास, ये हमारे पास तो नहीं क्वीन के पास है 1.29 कुछ कैरेट बचा है, 1.29 नहीं 129 पॉइंट में तो भाई कुछ भी नहीं बचा ये, ठीक है ना, 129 कैरेट के आसपास बचा ये, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा ग्लो करता है, बहुत ओल्ड डायमंड है। ठीक है, शायद इतनी इंफॉर्मेशन डायमंड से रिलेटेड आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब डायमंड भी, डायमंड के बारे में इतना किया है, कहां बनता है, कैसे बनता है, किसके पास था, और सबसे प्योरेस्ट और हाई क्वालिटी का डायमंड कौन सा था, तो सर इसका यूज भी होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल है भाई। चलिए भाई, अब कार्बन कंपाउंड के बारे में, जो डायमंड का जो डायमंड जो उसका एलोट्रोप है, इतना कुछ हमने पढ़ लिया उसके बारे में, तो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, और यूजेस, तो यूजेस इसके कहां कहां पर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारी डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है भाई, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, अगर मास बाय वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, और हमने बात भी की थी कि जो डायमंड होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जितने भी पार्टिकल होते हैं भाई, इनके स्पेस जो इनके बीच में होता है बहुत कम होता है, यानी नेग्लिजिबल स्पेस, नेग्लिजिबल से भी छोटा अगर कोई होगा ना, वो मतलब स्पेस होता ही नहीं है, दे आर वेरी टाइटली बाउंड, और टाइटली बाउंड होने की वजह से मास बहुत कॉम्पैक्ट होता है। एंड यू कैन से कि इसकी जो डेंसिटी है भाई, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी ये हाई डेंसिटी के होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी होगी क्यों, कंडक्शन होगा क्यों भाई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक ही रीजन होता है भाई, पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, अब यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, और अभी बताया कि इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं कार्बन के, वो बहुत ही टाइटली बाउंड है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है भाई, बहुत ही फोर्स ज्यादा है। और ज्यादा फोर्स का मतलब क्या है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मींस नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, समझ गए। एंड थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं भाई, तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, और वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी भी 0, समझ गए। अब बात करते हैं हमारे थर्ड प्रॉपर्टी डायमंड की, मेल्टिंग पॉइंट। भाई बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, और इसको सिंथेसाइज करने में ही कितना टेम्परेचर लग गया, इतना केल्विन टेम्परेचर लगा है। ठीक है, और अगर इसको देखते हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा होता है भाई, 3970 केल्विन, लगभग भाई इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, 73 कर लीजिए इसे। ठीक है, लगभग इतना हाई, मतलब इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का। अच्छा, एक पॉइंट और बात करते हैं, उस पॉइंट का हम लेंगे यूजेस के अंदर। भाई डायमंड को यूज कहां करते हैं सर, हमें एक तो पता है, कौन सा भाई, मम्मी की ज्वेलरी में, जहां पापा सबसे ज्यादा एक्सपेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट भाई कहां आ गया, जितनी भी ज्वेलरीज होती है, जितनी भी नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू पॉकेट ज्वेलरीज में यूज होता है भाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट भाई, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, राइट। अब हार्ड होता है तो इतना हार्ड होता है कि हम इसे मशीन्स के पार्ट्स को या मार्बल्स या ग्लासेस को कट करने के लिए यूज करते हैं। मार्बल्स हो गया, ग्लास हो गया, इनको कट करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, यहां पे एक पिक्चर दिखाई हुई है, कटिंग टूल्स ऑफ सिरामिक इन सिरामिक इंडस्ट्री। सो सिरामिक इंडस्ट्री में जितने भी टूल्स होते हैं, उन टूल्स को कट करने के लिए, उनको एक डेफिनेट शेप देने के लिए भी हम डायमंड को यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे ज्वेलरीज, हमारी मम्मा का ज्वेलरीज आ गया। ठीक है, तो ज्वेलरीज में यूज हो गया।
अच्छा, एक बड़ा ही स्पेशल सा भाई मैं बताना चाहता हूं इसका एक पॉइंट, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, आप पीछे यू करके आया है, बुक्स में एन भी ईटा भी दिया हुआ है, कितना था भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, नियर बाय 2.5, ठीक है। इतना ज्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से इसको कहां यूज करते हैं भाई, स्पेस जेट में, ठीक है। स्पेस जेट की जो विंडो होती है भाई, उस विंडो पर डायमंड की एक कोटिंग लगा दी जाती है, जिससे उसके अंदर जितनी भी लाइट एंटर कर रही है वो वहीं से ही रिफ्रैक्ट हो जाए, ठीक है। सो स्पेस जेट होते हैं जितने भी, उनकी विंडोज पर डायमंड की एक कोटिंग लगाई जाती है। बहुत ही गजब का पॉइंट है, गजब ज्ञान, तो गजब ज्ञान में रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। डायमंड की विंडो, चलिए भाई, ये तो रहा भाई डायमंड के बारे में, जो हमारा कार्बन का फर्स्ट एलोट्रोप था। अब बात करते हैं हमारे द्वितीय 2 नंबर का, कौन सा है भाई, ग्रेफाइट। बहुत ही ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम की, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है ना इसकी। अच्छा, यहां पे भी देखो, अगर हम देख लेंगे, ये जो एटम्स है, ये वाला एटम, ठीक है, ये इधर से यहां से बाउंड है, यहां से इधर से बाउंड है, ठीक है, सेम एज थर्ड साइड से इधर से बाउंड होगा। यानी अगर एक एटम की अगर बात करते हैं, देखो हम बीच की पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा, ये अरेंजमेंट है भाई, ये देखना ध्यान से, यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई आपका, ये जो एटम है ये 3 साइड से बाउंड है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब टाइटली बाउंड करे हुए हैं, ठीक है, बट 4th साइड इसकी फ्री है अभी, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो चलो देखते हैं। अब ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो सबसे पहले ग्रेफाइट का भाई मैंने एक आपको स्टोरी भी बताई थी ना, छोटे एक मैजिक पेंसिल वाली, दोनों साइड से शार्प करी और स्विच में दिया बट ऐसा करना नहीं है भाई। तो जो आपके पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का दिखता है वो क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट होता है। सो ग्रेफाइट का कोई यूज देख लेते हैं भाई, ग्रेफाइट का क्या यूज होता है, कहां मिलता है, कैसे मिलता है। तो भाई अक्रेंस की अगर बात करते हैं तो ग्रेफाइट हमारे चाइना, इंडिया के पीछे रहे भाई इस चीज में, एंड अब बात करते हैं भाई साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में लगभग सभी ने सुना होगा भाई, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है तानाशाही जी, ठीक है ना, हम ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं भाई, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लगभग सभी जो यूट्यूब देखते हैं उनको साउथ कोरिया के बारे में पता होगा। आपको पता है जो साउथ कोरिया ना, डायमंड तो मिलते ही है वहां पर, सॉरी ग्रेफाइट। तो यहां पर क्या होगा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को एक लाइन डिवाइड करती है, उसे बोलते हैं 38 पैरेलल। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी लाइन ऐसे जीके में पढ़ते हैं हम, 38 पैरेलल लाइन है उसका, जिससे मतलब बाउंड्री बन जाती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर बन जाता है बिल्कुल बीच का, ठीक है। सो इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया में मिलता है भाई। अगर सिंथेसाइज की बात करते हैं, इसको कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई, सो एक सिलिका होता है ठीक है, मैं कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं सिलिका, इसका फॉर्मूला होता है SiO2, ठीक है। SiO2 को हमने 3 कार्बन के साथ मिक्स करा है, और टेम्परेचर भाई, ये रिएक्शन जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंट में टेम्परेचर कितना चाहिए होगा भाई, हाई टेम्परेचर। आप ये मान के चलो कि डायमंड से भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है इसको सिंथेसाइज करने के लिए, 2273 केल्विन टेम्परेचर पे। अब जब ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, SiC, ठीक है, उस सीलियम कार्बाइड के बाद अगेन इसको हम क्या करते हैं भाई, 2273 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे, और यहां से हमारे पास बन के आ जाएगा ग्रेफाइट। तो एक रिएक्शन है भाई, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बताया है। तो एक सिलिका से हमारा ग्रेफाइट बनता है, ठीक है, सिलिका से। और टेम्परेचर आपको ध्यान रखना भाई, इतना हाई टेम्परेचर है, डायमंड से भी ज्यादा, तो आपको ये तो बिल्कुल भूलना नहीं है। उसका लगभग कितना था भाई, डायमंड का था 1873, तो लगभग 400 केल्विन टेम्परेचर ज्यादा है ग्रेफाइट का, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट है, सो ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें भी पहले, चलो ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं भाई, ठीक है। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे हमने पीछे डायमंड में किया था, डायमंड में भाई हमने बात की थी, क्या क्या प्रॉपर्टी थी भाई, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्टनेस, हार्डनेस। यहां पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है। अब भाई इसकी जो डेंसिटी होगी वो लो होगी, रीजन बीइंग इसके जो पार्टिकल्स हैं, ध्यान से देखते हैं भाई, पार्टिकल्स को बुलाते हैं, बुलाया जाए पार्टिकल्स को, ये रहा। अब ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, इस पार्टिकल के अरेंजमेंट में क्या होगा, जो 4 पार्टिकल्स है, मतलब कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है भाई, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम वो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा,
तो एज कंपेरिजन टू डायमंड ये बहुत ही लो डेंसिटी का होता है, ठीक है। तो डेंसिटी आ गई इसकी भाई लो। चलो भाई, लो डेंसिटी के साथ आप देखते हैं और क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं हम भाई। डेंसिटी लो है बिकॉज इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस है, ठीक है। चलो भाई, और हार्डनेस की अगर बात करते हैं भाई, हार्डनेस ग्रेफाइट को अगर देखा होगा, अगर पेंसिल के जो बीच में आपने देखा होगा रिफिल होता है, उसका सिक्का सा होता है जो, उसको अगर देखते हैं वो टूट जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये ब्रिटल हो सकता है, ठीक है। और हार्ड, इतना हार्ड तो नहीं होता, मैं अगर उसको क्रश करोगे ना वो सॉफ्ट हो जाता है पाउडर फॉर्म में। सो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है भाई, सॉफ्ट और पोरस होता है ये, ठीक है। हार्डनेस की अगर बात करें, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें भाई, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो यहां से भी मैं दोबारा डायग्राम पे चलना चाहूंगा ताकि आपको वो कंसेप्ट बता सकूं मैं, पार्टिकल जो मैंने जहां से वीडियो स्टार्ट की थी, ठीक है भाई। तो एक बार ध्यान से देखते हैं भाई, जो ग्रीन वाले पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं कार्बन के, जल्दी से ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पार्टिकल्स है भाई, ये देखो वन साइड से, सेकंड साइड से एंड थर्ड साइड से बाउंड है, ठीक है। अब थर्ड साइड से बाउंड है, फोर्थ साइड से बाउंड नहीं है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो क्या कह सकते हैं आप, अ फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब यूजेस की बात करेंगे भाई, तो यूजेस में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक पॉइंट लेंगे, कहां यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द ऑल अबाउट ग्रेफाइट, कहां मिलता है, कैसे सिंथेसाइज किया, कितने टेम्परेचर पे किया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है उसका, एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की है भाई, यूजेस भी कर लेते हैं भाई, इसके क्या क्या यूज है भाई। तो सबसे पहला जो ग्रेफाइट का यूज है भाई, जितनी भी मशीन्स होती है, हैवी मशीन्स होती है, इन मशीन में एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है भाई, लुब्रिकेंट, समझते हैं ना। जैसे आपकी बाइक्स हैं, बाइक्स में लुब्रिकेंट है, आप मोबिल यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मशीन्स में ये क्या यूज होता है भाई, एज ए यूज होता है लुब्रिकेंट। अच्छा, ये सेल है भाई, सेल, ये आपका ड्राई सेल है, ड्राई सेल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब ड्राई सेल के अगर आपने कभी इसको ब्रेक किया होगा ना भाई, हमने तो अपनी लाइफ टाइम में ना, जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी हमारी, समर विंटर वेकेशन में कुछ ना कुछ उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता था, ठीक है। जैसे गैलीलियो को हुआ ना, गैलीलियो को पता थोड़ी था कि वो टेलीस्कोप बना लेगा, वो तो सोच रहा था भी हाँ एक दूरबीन एक बनाना है हमें, क्या होगा भाई, स्टार को, हम प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करना है, तो करते 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 उसने डिस्कवर कर दिया। तो ऐसे हमें भी पता नहीं था भाई, ये जो सेल होता है इसके सेंटर में एक ब्लैक कलर की रोड होती है, ठीक है। वो ब्लैक कलर की रोड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड दैट इलेक्ट्रोड इज ग्रेफाइट, समझ गए। अच्छा भाई, ये देखो, ये मैंने एक स्पेशल पिक्चर लिया आपके लिए, ये क्या है, मशीन्स में एक आपका ग्रेफाइट ड्राई लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट की एक बोतल आती है इसकी, ठीक है, लुब्रिकेंट की, यहां स्पेशल आपके लिए लिए गए। ये लुब्रिकेंट यूज होता है मशीन पार्ट्स को सॉफ्ट करने के लिए, ताकि उसमें फ्रिक्शन थोड़ा कम हो। तो इस तरीके से भाई ग्रेफाइट के यूजेस हैं बहुत सारे, ठीक है। अब आपको भाई थर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखते हैं भाई, एक बहुत बड़ी बॉल दिख रही होगी आपको, और यहाँ पे एक नाम भी दिख ही गया होगा। अभी तक हमने दो इलेक्ट्रोड के बारे में बात की थी भाई, कौन कौन से, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। अब बात करते हैं भाई हमारा थर्ड हमारा जो एलोट्रोप है, क्या है भाई थर्ड एलोट्रोप है हमारा फुलरीन। भाई फुलरीन क्या होता है, फुलरीन देखो, सबसे पहले फुलरीन के मैं बताता हूं फुलरीन का इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर फुलर, एक बकमिंस्टर फुलर के नाम पे ही, इसका स्ट्रक्चर पर ही इसके नाम पर पड़ गया फुलरीन। अब फुलरीन होता क्या है भाई, फुलरीन के अंदर क्या होता है, 60 कार्बन एटम का एक स्ट्रक्चर होता है क्लोज पैक। अब ये जैसे आपको दिख रहा होगा, तो ये जो बॉल है ये कार्बन की है, ऐसी जितनी अदर बॉल है जो एक कॉन्टेक्ट में, ये भी कार्बन है। सो ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कुछ भाई आपको किससे मिलता जुलता दिख रहा है, कुछ ये सोसर बॉल या फुटबॉल जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो वही है बेटा ये, तो सोसर बॉल या फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर का एक कार्बन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक क्लोज स्ट्रक्चर है, जिसको नाम दिया है फुलरीन। अब कितने से स्टार्ट होता है भाई,
और कितने स्ट्रक्चर है भाई, इसके कितने कार्बन होते हैं इसमें, तो ये ऑब्जर्व किया गया भाई 60 से लेके 350 कार्बन अटैच होते हैं इसके अंदर, ठीक है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। हम बात कर रहे हैं फुलरिन की, तो बकमिस्टर फुलर ने जो इसके बारे में बताया था कि ये एक 60 कार्बन का एक लॉन्ग चेन का कंपाउंड है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया फुलरिन। समझ गए भाई? चलिए भाई, दिस इज ऑल अबाउट द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम भाई करने वाले हैं बकमिस्टर फुलर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्सेटाइल नेचर। तो उससे पहले एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं भाई आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, जहां हम डिस्कस करेंगे। और ये बेटा जी, ये मान के चलो एक फुलरिन स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे बेटा एक कार्बन होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, ठीक है, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को याद रखना भाई, हेक्सा वर्ड में दोबारा यूज करूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में लिए। सो इस तरीके से बेटा बकीबॉल या फुटबॉल के स्ट्रक्चर जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल देते हैं फुलरिन, ठीक है, फुलरिन। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट वीडियो का वर्सेटाइल नेचर, और यहां से भाई क्वेश्चन बनने वाला है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना इसको, ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी वेरी का जो भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है। तो इसके लिए थर्ड वीडियो पे जाएंगे भाई हम, और वो मिलेगा आपको थर्ड वीडियो पर, ठीक है, थर्ड वीडियो पर। चलिए टाटा बाय बाय।